रदरफोर्ड मॉडल में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व किया था। जस्ट फास्ट में जरा उसको रिवाइंड करते हैं। फर्स्ट था कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मेजॉरिटी पोर्शन एम्प्टी है, इसीलिए मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसलिए जब सेंटर के पास से गुजरता है अल्फा पार्टिकल तो वो डिफ्लेक्ट अवे हो जाता है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज center called nucleus। और तीसरा हमने कंक्लूड किया था क्योंकि न्यूक्लियस से डायरेक्ट कोलाइड करने वाला अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर गया था, इससे पता चला कि न्यूक्लियस काफी भारी होता है। और इससे हमने यह कंक्लूड किया था कि एटम का 99.9% मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। मोस्ट मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये 3 बातें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुआ था। इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम के बारे में ओवरऑल क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम इज स्फेरिकल विथ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स revolve in circular orbit around the nucleus like planets around sun in our solar system। और इसलिए रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है कि यह मिलता जुलता है हमारे प्लेनेटरी सिस्टम से। तो मॉडल क्या हुआ? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या हुआ? एटम इज spherical with a nucleus at the center, negatively charged electrons revolve around the nucleus in circular orbit। like planets अराउंड सन। और इसलिए रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम के बारे में ऐसा बताया। अब आगे इसका लिमिटेशन क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था, जिसके वजह से रदरफोर्ड मॉडल को बाद में ड्रॉप करना पड़ा, हमें छोड़ना पड़ा और फिर नए मॉडल को डिस्कवर करना पड़ा। तो नेक्स्ट इसके बाद आएगा बच्चे इसके ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस,
लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन जो है वो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का है। मैं कोशिश करता हूं बिट बाय बिट आपको समझाने का, समझ जाओगे तो थोड़ा सा याद रखना आसान होता है। तो कोशिश करना इसके लिमिटेशन को समझने का। यूजुअली लोग रट जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसका लिमिटेशन क्या था। जिस समय रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, अपने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया दुनिया को, उसी समय साइमल्टेनियसली दुनिया में एक रिवॉल्यूशनरी थ्योरी डिस्कवर हुआ था फिजिक्स में, जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज है और अगर वो एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, वो एनर्जी लूज करता है। एक लाइन पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल loses energy continuously in the form of light। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल पे चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अगर ये एक्सेलरेट होता है तो ये एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि देयर इज ए न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। फिजिक्स में आप सर्कुलर ऑर्बिट जब आगे पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर मोशन आएगा, तो वहां पे आप जानेंगे कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट होते रहता है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है। अभी इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का ये है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेट होते रहता है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट होते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में अगर चलेगा तो एक्सेलरेट होगा, और अगर एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन होगा उसमें, तो वो एनर्जी लूज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा तो देखो, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा तो न्यूक्लियस ग्रेटर फोर्स से अपने तरफ उसको खींचेगा, और अगर न्यूक्लियर ग्रेटर फोर्स से अपने तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जाएगा। According to classical theory, revolving electron will radiate energy, will lose energy, and will come closer to the nucleus. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा तो न्यूक्लियस उस पर हावी होते जाएगा, न्यूक्लियस उसको ग्रेटर फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जाएगा। अगर पास आते जाएगा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट न रह जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रह के वो एक इस तरह का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जाएगा, और इसको बोलते हैं स्पाइरल पाथ विथ
डिक्रीजिंग कर्वेचर, अंदर आ रहा है तो उसका रेडियस कम हो रहा है, स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग कर्वेचर। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो स्पाइरल पाथ पे आ जाएगा विद डिक्रीजिंग कर्वेचर, और फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, घुस जाएगा। और अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड के हिसाब से एटम हर समय डिस्ट्रॉय और फॉर्म होते रहता है, जबकि ये सच नहीं है। एटम स्टेबल है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो क्लासिकल थ्योरी ने कहा कि रदरफोर्ड ने एक अनस्टेबल एटम का मॉडल दिया है, जिसके हिसाब से एटम अनस्टेबल होता है, बनते और ख़त्म होते रहता है। ये सच नहीं है। यही था फर्स्ट लिमिटेशन। तो लिमिटेशन अब मैं लिख दे रहा हूँ कि according to classical theory, Rutherford proposed a model of unstable atom, which is नॉट ट्रू, जो सत्य नहीं है। ये फर्स्ट लिमिटेशन था। और दूसरा लिमिटेशन केवल अभी हम लिखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं आएगी, इसी चैप्टर में आगे जाके आएगी। दूसरा लिमिटेशन ये था कि रदरफोर्ड के हिसाब से हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जबकि वो रियल में कॉन्टिन्यूअस नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये सब अगले टॉपिक में आप समझेंगे, लेकिन अभी केवल लिमिटेशन की तरह लिख दें। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, emission spectrum of hydrogen atom should be a continuous spectrum, but actually it is a line spectrum. आगे अभी आपको बताएंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से वो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट वास्तविक में वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये एक दूसरा लिमिटेशन था रदरफोर्ड मॉडल का। इस तरह से रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम समाप्त होता है। आपको मैंने बताया एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको मैंने बताया ऑब्जर्वेशन, आपको मैंने बताया कंक्लूजन, आपको मैंने बताया लिमिटेशन। ऐसे पढ़ेंगे तब जाकर रदरफोर्ड मॉडल का क्वेश्चन हम कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेपरेटली आता है, ऑब्जर्वेशन पे आता है, कंक्लूजन पे आता है, लिमिटेशन पे आता है। तो अब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रदरफोर्ड मॉडल का। अब आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा मैथमेटिकल भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन उसके लिए अभी हम बोर एटॉमिक मॉडल पे नहीं जा रहे हैं, काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी, काफ़ी छोटी छोटी बातों को पहले सीखना और समझना पड़ेगा, तब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल बोर एटॉमिक मॉडल पे। तो आज थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब आपको बताऊंगा कुछ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब आगे लाइट के ढेर सारे प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो पहले कुछ फंडामेंटल्स जानेंगे लाइट के बारे में। हम सब जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
जानते हैं ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके पास वेव की प्रॉपर्टी होगी। तो कुछ वेव की प्रॉपर्टी को जरा हम देखें और समझें। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता है? वेव में क्रेस्ट, पीक को कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो मिनिमा होता है इसको कहते हैं ट्रफ। और जहां पे ये एक्स एक्सिस पे जहां पे ये 0 होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चे? नोड। तो सबसे पहले वेवलेंथ, यहां देखोगे या तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट लो, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्डा। वेवलेंथ, समझ गए? दो एडजेसेंट क्रेस्ट ले लो, दो एडजेसेंट ट्रफ भी ले सकते हैं। अगर हम दो एडजेसेंट ट्रफ ले लें, इसके बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। या अल्टरनेट नोड, यहां देखना, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, ये सब वेवलेंथ है। दो एडजेसेंट पीक, दो एडजेसेंट ट्रफ या अल्टरनेट नोड, एक को छोड़ के बीच को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये सब टर्म अब काफी यूज होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये जो वाई एक्सिस के अलोंग, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेव का वेरिएशन होता है उसको क्या कहते हैं जानते हो आप लोग? एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, नोड, ये सब टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए वेव के बारे में। अब आ जाओ, एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, जिसको डिनोट करते हैं ऐसे ग्रीक लेटर से, ये ऐसे होता है, ऐसे, क्या है ये? ऐसे। और इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है न्यू। न्यू का मतलब नया मत समझ लेना, न्यू प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोलते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी को। और किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होती है मालूम है किसी को? पता है किसी को फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ध्यान से सुनना, कंप्लीट वेव इसमें अगर हम देखना चाहें, देखो जरा, ये देखना, ये हो गया एक कंप्लीट वेव, ये हो गया, इतना हो गया एक कंप्लीट वेव। और ये वेव तो डायनेमिक है, मूव कर रहा है। कोई एक पॉइंट पकड़ लिया इसमें हमने, कोई एक पॉइंट हमने पकड़ लिया से ये वाला, देख रहे हैं 1 सेकेंड में इस तरह का कंप्लीट वेव कितना पास किया वहां से।
अगर 100 वेव पास किया 1 सेकंड में एक पॉइंट से तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी 100 है, 1000 पास किया तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी 1000 है। और समझा सब लोग? तो फ्रीक्वेंसी, ये सब टर्म एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो जरा एक लाइन लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में। इट इज द नंबर of complete wave passing from a point in 1 second. Number of complete wave passing from a point in 1 second, that is called frequency, जिसका यूनिट होगा पर सेकेंड। ये देखो, अगर 50 वेव पास कर रहा है 1 सेकेंड में तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? 50 पर सेकेंड, 100 पर सेकेंड। और पर सेकेंड को वेव के सेंस में एक अलग नाम दिया जाता है, इसको हर्ज बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं HZ से। तो HZ हर्ज वेव की फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और हर्ज कुछ और नहीं है, टाइम इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है। समझे सब लोग? अब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ वेव से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है। किसी भी वेव का, किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना बच्चे, लाइट की स्पीड। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो वो c/λ हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट को वेवलेंथ से डिवाइड कर दें, यानी कि देखो इस फॉर्मूले में c कांस्टेंट है, वेवलेंथ मालूम है तो फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम है तो वेवलेंथ बता सकते हैं, क्योंकि c नोन होगा। और ये याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट याद ही रहता है बच्चों को। समझ गए सभी लोग? तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया, वो टर्मिनोलॉजी आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, नोड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। केमिस्ट्री में शुरुआत में यूज हो जाता है, वैसे आप 11th क्लास में फिजिक्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, वेव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, साउंड, ये सब मिला के एक पूरा काफ़ी बड़ा सा चैप्टर बनता है। तो वहाँ पे इसका डिटेल आप पढ़ेंगे, बट बेसिक चीज़ें जितनी चाहिए उतना मैंने भी आपको बता दिया। अब आ जाओ लाइट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनर्जी ऑफ लाइट। हम सब जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है। जब आप धूप में किसी चीज को रख देते हैं तो गर्म हो जाता है कि नहीं? गर्म हो जाने का मतलब क्या हुआ? हीट एनर्जी आया उसमें, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो लाइट की एनर्जी को हम मेजर कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए थ्योरी कॉल्ड प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी कहता है कि लाइट
ध्यान से सुनना, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स। प्लैंक्स कहते हैं कि लाइट्स जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है इस तरह का। लाइट्स जो है वो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से बना है, जिसके पास एनर्जी है लेकिन मास नहीं होता, और एक इंडिविजुअल एनर्जी पार्टिकल को प्लैंक्स ने नाम दिया। क्या नाम दिया पता है आपको? फोटोन। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोटोन, तो फोटोन इज द नेम गिवन टू लाइट पार्टिकल। लाइट consists of energy particles and the smallest unit of that energy is called photon. So light is made up of photon. Light किससे बना है? फोटोन से बना है। What is photon? फोटोन एनर्जी पार्टिकल है। और प्लैंक्स ने कहा कि किसी लाइट की energy of light directly proportional to its frequency. लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, एंड अदर वे राउंड ऑल्सो। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम इसको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रख के इक्वेट कर दें तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे H क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बेटर नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये आइडिया प्लैंक्स ने दिया था, तो साइंटिस्ट की एक आदत होती है अपना नाम बीच में डाल देता है, तो प्लैंक्स ने अपना नाम डाल दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे, याद रहे तो अच्छा, नहीं याद रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पेपर में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, ये कंपलसरी है, दिया जाता है। इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होता है। समझ गए? तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। इसे हम यूज करेंगे, पेपर में दिया जाता है, याद रहे तो ढूंढना नहीं पड़ता है, हम फटाफट यूज कर लेते हैं। और इस इक्वेशन को प्लैंक्स ने दिया, इसलिए इसे प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं। समझ गया? अब इसी को लेके आज कुछ कैलकुलेशन मैं आपको करवाऊंगा। अभी जो मैंने इक्वेशन 2-3 दिए हैं आपको, कौन कौन से एनर्जी ऑफ फोटोन का, ऊपर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेशन, यहां देखो। तो अगर अब आपसे कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए, एक सिंपल से कैलकुलेशन से स्टार्ट करो। कह रहा है इफ wavelength of सोडियम लैंप, जो स्ट्रीट लाइट में होता है उसी को सोडियम लैंप बोलते हैं, हेलोजन लैंप भी उसको बोलते हैं, येलो कलर का जो लाइट निकलता है। वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैंप इज 610 नैनोमीटर।
डिटरमिन इट्स फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ दिया है मैंने, फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है, लेकिन करेक्ट भी होना चाहिए। जल्दी का मतलब गलत नहीं। वेदांत और आदित्य ये दोनों बड़ा इरेगुलर रहता है, तो इरेगुलर रहोगे तो कैसे सीखोगे बच्चे। इसमें देखो कम से कम इतनी तो हमारे पास फैसिलिटी है कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर में तो पता ही नहीं चलता होगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसमें तो मुझे पता चल जाता है कि आप हो कि नहीं हो। थोड़ा रेगुलर रहा करो, नहीं तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट ही ड्रॉप हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। साइंस में कॉन्टीन्यूटी इंपॉर्टेंट है बच्चे, और जस्ट शुरुआत में 1-2 महीने मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार आप पिकअप पकड़ लोगे फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कॉन्टिन्यूस रहोगे। ट्राई कर रहे हैं बच्चे लोग। मैंने दिया है वेवलेंथ, मैंने पूछा है फ्रीक्वेंसी। एक सॉल्व करके मैं दिखाता हूं पहले, फिर आप सॉल्व करना। यहां देखो, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, लैम्डा 610 नैनोमीटर, ये अपने को चाहिए मीटर में, तो 610 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। नारायण मूर्ति ने सॉल्व किया। ये डेसिमल है या कॉमा है, क्या है? 491,803.2 देखता हूँ। तो ये आ गया वेवलेंथ मीटर यूनिट में। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। जाके देखो इक्वेशन, सी कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ जाएगा 610 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। देखो इस तरह से लिखोगे ना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह से लिखोगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो यूनिट का प्रॉब्लम होता है। इक्वेशन सबको याद होता है बच्चे, लेकिन 1% बच्चा ही सही सॉल्व करता है। तो यूनिट का ध्यान रखेंगे, और यूनिट में अगर यूनिट लिखोगे तो पता चलेगा सही आ रहा है कि नहीं। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, मीटर मीटर, क्या बच गया, सेकंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। समझ गया। अब ऑप्शन होता है, देखो सामने ऑप्शन होता है, इसको मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा देखना जरा। मैं इसे लिखूंगा 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय -9 से -2 मैं इधर ले लूंगा, 6.1 इंटू 10 का पावर -7। देखो मैंने क्या किया, 610 को मैंने लिखा 6.1 इंटू 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 और 10 का पावर -9, 10 का पावर -7 हो गया ना। ये -7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए वहाँ तो ऑप्शन देख के खट से एक बार में ऑप्ट करना है। तो ये 3/6.1 इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड इनवर्स। अब देखो नीचे अगर 6 होता तो 0.5 हो जाता, नीचे अगर 6 होता तो 0.5 हो जाता। 6 से ज़्यादा है तो 0.5 से थोड़ा कम मैं ले लेता हूँ, 0.48 इंटू 10 का पावर 15। इसको हम लिख लेंगे 4.8 इंटू 10 का पावर 14। 0.48 को लिख लेंगे 4.8 इंटू 10 का पावर -1। तो उधर जाके पावर ओवर मैनिपुलेट करना जानते हो ना, हर्ज। सेकेंड इनवर्स को फाइनली हर्ज लिख देंगे। ये है आंसर। किसी को इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो जल्दी से बच्चे, अरे बोलो। सब चुपचाप बैठा रहता है मूर्ति की तरह।
हाँ ना, कुछ तो बताओ। नहीं बोलेगा, मौन व्रत है आज सबका। गुड। तो एक बार और जरा ऐसे ही जैसे मैंने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। इफ frequency of a light is 6 into 10 का पावर 16 hertz, determine its wavelength। इन नैनोमीटर, वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए मुझे। इस बार फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ बताना है नैनोमीटर में। जल्दी बोलो, अभी अभी सॉल्व किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। टेन का पावर 23 -19। अरे बाबा, इतना नैनोमीटर में मैंने पूछा है, सब गड़बड़ कर रहा है। सीखो और सुन लो, ये सब जो है ये प्रिकर्सर है, ये सब माचिस की तिल्ली है आगे के लिए। आगे बड़ा बड़ा काम करना है इसी को लेके। बोर एटॉमिक मॉडल में ये सब यूज होना है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। -17, ऐश्वर्या का भी रॉन्ग है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। 10 का पावर -7 ईश्वरी ने बताया है, तो ये 5 × 10 का पावर 50 नैनोमीटर। ईश्वरी का कुछ ठीक ठीक लग रहा है, देखता हूं। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो अब हमें सॉल्व करना है इसमें से लैम्डा। तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? सी बाई न्यू। सी कितना है? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और न्यू कितना है? 6 × 10 का पावर 16 पर सेकेंड। हर्ज होता है पर सेकेंड। ये देखो, ये पर सेकेंड गया, मीटर में आ जाएगा आंसर। ये नीचे का 16 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। और 3 × 2 = 6, ये हो गया 1/2 × 10 का पावर -8 मीटर। -8 मीटर। इसे हम लिखेंगे 0.5 × 10 का पावर -8 मीटर। इसे हम लिखेंगे 5 × 10 का पावर -9 मीटर।
ये हो गया 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। थोड़ा सा गलती बार बार ईश्वरी का हो रहा है, -7 नहीं था बेटा, -8 था ना आपका, ये -7 आ रहा था, ये -8 है। तो 0.5 को 0.5 इंटू 10 का पावर -8 को 5 इंटू 10 का पावर माइनस लिखते हैं, ये तो जानते हो ना सब लोग। डेसिमल को जब राइट शिफ्ट करते हैं तो 10 का नेगेटिव पावर जाता है, डेसिमल को जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 का पॉजिटिव पावर जाता है। डेसिमल को राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 नैनोमीटर मालूम चला सबको? एक बार और, फिर उसके बाद एनर्जी का प्रॉब्लम करवाएंगे। डिटरमिन frequency of a light of wavelength 3000 एंगस्ट्रॉम। कुछ याद है एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये भी एक यूनिट है लेंथ का। एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर -10 मीटर, याद रखना। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 का पावर -10 मीटर। ये सब लाइट में, वेव में यूज होता है। वेवलेंथ या तो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में बताया जाता है। Determine frequency of a light of wavelength 3000 एंगस्ट्रॉम। लाइट का वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ कितना हो गया लाइट का? वेवलेंथ हो गया 3000 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। अब 3 जीरो रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -7। देखो 3 जीरो के लिए +3, 10 का पावर +3 हो जाएगा, 10 का पावर +3 और 10 का पावर -10, 10 का पावर 7 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना? c बाय लैम्डा। c इज 3 इंटू 10 का पावर 8, लैम्डा इज 3 इंटू 10 का पावर -7, 3 गया, 10 का पावर 15 हर्ज। हाँ ठीक है, गौरव ने भी बताया था, लेकिन दोनों का, ऐश्वर्या का ठीक है, गौरव का गलत है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ को रिलेट करना आज मैंने आपको सिखाया। एक होमवर्क छोड़ते हैं, ट्राई करना आप लोग, हम वहीं से कल स्टार्ट करेंगे। एक होमवर्क देता हूं, ट्राई करना आप लोग। A light has wavelength 626 nanometer. A light has wavelength 626 nanometer. How many photons will be present
present to give 1 joule of एनर्जी। एक लाइट की ये वेवलेंथ है, अगर 1 जूल एनर्जी चाहिए तो कितना फोटोन मिलके 1 जूल एनर्जी देगा। देखते हैं आप लोग कुछ सोचते हो कि नहीं, है अगले इक्वेशन से है, प्लैंक्स इक्वेशन से है। और H इज इक्वल टू 6.62, एक सेकेंड रुक गया 6. ये जरा वेवलेंथ चेंज करो, कैलकुलेशन कम रखने के लिए मैंने रखा है 662 कर लो। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको ट्राई करना खुद से आप लोग, यहीं से कल हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना, ठीक। और विशाल माने, गौरव माने कहाँ रहता है? वो दिख ही नहीं रहा है काफी दिनों से। हाँ ठीक है स्वाति, इसी से होगा, E = H न्यू से होगा बेटा। गुड, ट्राई करना।